नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानविद सुखदेव में। आज का टॉपिक है सुमित्रा नंदन पंत, इनके जीवनी रचनाएं, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इससे पहले कि जो भी हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म है जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले कुमायूं पहाड़ियाँ के कौसानी ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ। तो आप सबको बहुत जगह देखने को मिलेगा बागेश्वर जिला। तो बता दूं कि बागेश्वर जिला जो बाद में बना था, इसलिए आपको मैक्सिमम है जो अल्मोड़ा ज़िला ही देखने को मिलेंगे और एग्ज़ाम में भी अल्मोड़ा ज़िले ही पूछा जाएंगे अगर आया तो। आगे देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का है जो बचपन का नाम गोसाई दत्त था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। सन 1918 ईस्वी में अपने मंझले भाई के साथ काशी आ गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहाँ से मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद वे इलाहाबाद चले गए। उन्हें अपना नाम पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत कर लिया। यहाँ म्योर कॉलेज में उन्होंने इंटर में प्रवेश लिया। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के भारतीयों से अंग्रेजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगी। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि 7 वर्ष की उम्र में जब वे चौथी कक्षा में ही पढ़ रहे थे, उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। सुमित्रा नंदन पंत जी जो आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावादी युग के श्रेष्ठ कवि थे। और बता दें कि छायावादी युग है जो 1918 से लेकर 36 तक ईस्वी तक को माना जाता है। इनका जो निधन है 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त थे और माता सरस्वती देवी। माता का निधन पंत के जन्म के कुछ घंटों बाद ही हो गया था और इनका जो पालन पोषण है इनके दादी ने किए। आगे देखते हैं पंत जी के उपनाम। पंत जी के उपनाम में से आता है छायावाद का विष्णु भी बोला जाता है, संवेदनशील इंद्रबोध का कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, हिंदी का वर्ड्सवर्थ, अमूर्त विधान का कवि, शब्द शिल्पी कवि। तो इसमें आप सब है जो फर्स्ट का प्रकृति का सुकुमार कवि, हिंदी का वर्ड्सवर्थ और शब्द शिल्पी, ये 4 को जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको छायावाद का प्रतिनिधिक कवि मानते हैं तथा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इन्हें छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। अगला पॉइंट है इन्होंने 1938 ईस्वी में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाब का प्रयाग से संपादन किया, तो इसे भी जरूर याद रख लीजिए। अगला पॉइंट है इन्होंने 1945 ईस्वी से 1959 ईस्वी तक के अपने रचना काल को मानवता का सोपन काल कहा है। आगे लिखा है कवि पंत जी 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए तथा अप्रैल 1957 ईस्वी तक इस पद पर रहे। इनका जो सर्वाधिक प्रिय छंद रोला है। आगे देखते हैं सम्मान या पुरस्कार, इनको कौन कौन सा सम्मान मिले थे। सबसे पहला 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1961 ईस्वी में साहित्यिक उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति ने पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया है। 1968 ईस्वी में चिदम्बरा
रचना के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 1965 ईस्वी में इनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10,000 की सम्मान राशि प्रदान की गई तथा इसी वर्ष इनको सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अगला है नागर प्रचारिणी सभा काशी द्वारा रजत शिखर शीर्षक काव्य रूपक पर रत्नाकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। एक और है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया गया। तो इसमें जो है 1960 वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये 3 जरूर याद कर लीजिए, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं पंत के संबंध में आलोचकों के कथन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, महान भाव शिल्पी हैं और सौंदर्य के निरंतर निखरते सूक्ष्म रूप को वाणी देने वाले एक संपूर्ण की प्रेरणा देने वाले प्रभाव शिल्पी भी। अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय ने रूप रंग पकड़ा। चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले बता दें कि जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसको जो भी देख रहे हैं हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं काव्य रचनाएं। इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन से है। तो देखिए इनका जो प्रथम कवि है जो गिरजे का घंटा है और इसका है जो 1916 ईस्वी में रचित है, यानी 1916 ईस्वी में लिखे थे गिरजे का घंटा। अब देखते हैं कि पंत जी की प्रमुख रचनाएं यानी काव्य रचनाएं जो उसको 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। उसमें 4 कौन कौन है। पहला छायावादी रचनाएं। तो छायावादी में जान रहे हैं कि 1918 से लेकर 1936 तक जो भी लिखे थे वो छायावादी रचनाएं के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से देखते हैं सबसे पहला जो उच्छ्वास है जो 1920 ईस्वी में प्रकाशित, दूसरा ग्रंथि 1920 ईस्वी में, तीसरा है जो वीणा 1927 ईस्वी में प्रकाशित। यह पंत जी का प्रसिद्ध काव्य है। इसमें लगभग 18 कृति शामिल है। इस रचना के बारे में पंत जी ने कहा है कि इसमें मेरी भावना का शिशु संसार है, यह मेरा दुधमुहा प्रयास और बाल कल्पना है। इस संग्रह की सबसे प्रसिद्ध कविता है जो प्रथम रश्मि है। तो इसे याद रख लीजिए। वीणा काव्य संग्रह किसका है। तो ये पंत जी का है और ये छायावादी रचना है। अगला देखते हैं पल्लव, जो काफ़ी फेमस रचना है इनके, इसे भी ज़रूर याद रखिए। इसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी। इसमें कुल 32 कविताएं हैं जो 1918 से लेकर 1925 ईस्वी के मध्य लिखी गई थी। इस रचना की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसकी भूमिका लगभग 40 पृष्ठों में प्रवेश नाम से लिखी गई है। इसमें प्रेम एवं प्राकृतिक विषयक कविताएं अधिक है, अतः इसे प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। इस संग्रह की अंतिम एवं प्रौढ़तम कविता परिवर्तन 1924 में लिखा गया है, जो कवि के जीवन दर्शन एवं काव्य प्रयास नए मोड़ की सूचना देता है। तो ये जो परिवर्तन कविता है इसे ज़रूर याद रख लीजिए। ये इनकी लंबी कविता है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, इसके बारे में बता देते कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि पंत की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शन है। इसमें चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक वैचित्र्य, अप्रस्तुत विधान इत्यादि की विशेषताएं प्रचुर परिमाण से भरी सी पाई जाती है। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे हैं पल्लव के संबंध में। 5वां देखते हैं गुंजन।
गुंजन का प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी है। इसमें 1925 से लेकर 1932 ईस्वी तक की पंत की कविताएं संग्रहित है। यह उनकी अंतिम छायावादी रचना है। इसे छायावाद एवं प्रगतिवाद का संधि स्थल माना जाता है। इस रचना को कवि पंत ने अपने प्राणों के उन्मन गुंजन कहा है। इस संग्रह की कुछ महत्वपूर्ण कविताएं, नौका विहार, ये काफ़ी फेमस कविता है, इनका जरूर याद रख लीजिए। चांदनी, एक तारा, मधुबन, अप्सरा एवं भावी पत्नी के प्रति है। आगे देखते हैं, यहाँ से आगे जो दूसरा है, दूसरा भाग में बांटा गया वो प्रगतिवादी रचनाएं के अंतर्गत। तो देखते हैं प्रगतिवादी रचनाएं में कौन कौन सी रचनाएं पंत जी के। तो सबसे पहले उगांत, ये काफ़ी फेमस रचना है, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस रचना से पंत जी के प्रगतिवादी साहित्य का आरंभ होता है। इस रचना को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें संकलित कविताएं बापू के प्रति, कलरव, रविंद्र के प्रति इत्यादि है। दूसरा देखते हैं युगवाणी, काफ़ी फेमस रचना है इनका काव्य संग्रह। इनका प्रकाशन 1939 ईस्वी। पंत ने इसे अपने युग की वीणा कहा है। इस संग्रह में उगवाणी साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद के प्रति, श्रमजीवी, क्रांति, मधु के सोपन, समाजवादी, गांधीवादी, बापू, आचार्य द्विवेदी के प्रति, कवि अनामिका के कवि के प्रति आदि कई उल्लेखनीय कविताएं हैं। अब देखते हैं युगवाणी के संदर्भ में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहे हैं कि पूर्व रचनाएं में अध्यात्म एवं प्रेम का राग अल्पाने वाले कवि इस रचना में आकर रोटी और मकान का राग अल्पाने वाले बन जाता है एवं यही युग का सत्य भी था। तीसरा देखते हैं ग्राम्य। ग्राम्य रचना का प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी है। ये भी इनका काफ़ी फेमस काव्य संग्रह है। ग्राम्य संग्रह की कविताओं में युगवाणी का विस्तार है। इन कविताओं के केंद्र में ग्राम है। इस संग्रह में ग्राम, युवती, ग्राम देवता, चमारों का नाच, कहारों का रुद्र नृत्य, धोबियों का नृत्य, ग्राम देवता, संध्या के बाद, बापू, चरखा गीत, अहिंसा, वे आँखें इत्यादि प्रसिद्ध कविताएं है इसमें संकलित। ग्राम्य के संदर्भ में गुलाब राय जी का कहना है कि युगवाणी प्रगतिवाद का सिद्धांत वाक्य थी तो ग्राम्य उसका प्रयोग। ये गुलाब राय जी का कहना है। अगला जो उनका रचनाओं को अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं है, जिसमें देखते हैं कौन कौन सा है। तो इसमें है जो स्वर्ण किरण, इसमें मानव के उत्थान से संबंधित कविताएं हैं, अतः स्वर्ण काव्य कहा गया है। इस रचना पर अरविंद दर्शन का गहरा प्रभाव है। दूसरा स्वर्ण धुली, तीसरा युगपथ। तो ये तीनों है जो अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। अगला देखते हैं चौथा भाग है जो, या तो इसको अरविंद दर्शन में भी मान सकते हैं। चौथा कौन कौन सा है देखते हैं। नव मानवतावादी रचनाएं, इसमें उत्तरा है, रजत शिखर है, आतिमा है, ये काफ़ी फेमस रचना है इनका। वाणी, ये भी फेमस है। सौवर्ण। अगला देखते हैं चिदम्बरा, इसे ज़रूर याद रखिए, ये काफ़ी फेमस रचना है, 1959 ईस्वी में प्रकाशित। इसमें युगवाणी 1939 से लेकर आतिमा 1955 ईस्वी तक की काव्य रचनाओं से चुनी हुई श्रेष्ठ कविताओं का संकलन किया गया है और इसी रचना के लिए 1968 ईस्वी में इसी रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसलिए ये VVIO हो जाता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसे याद रख लीजिए। दूसरा है कला और बूढ़ा चांद, 1959 ईस्वी में प्रकाशित। पंत जी ने इस काव्य संग्रह को रश्मिपदी काव्य कहा है। इसमें गद्य गीतों का संकलन है और ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस रचना पर 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
तो इसे ज़रूर याद रखिए। अगला देखते हैं लोकायतन। ये भी फेमस रचना है लोकायतन 1964 ईस्वी में। इसे एक महाकाव्य माना जाता है और 7 अध्याय में है। यह गांधी जी के जीवन पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में मानव जीवन की गाथा को प्रचलित सृष्टि मेतकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह इनकी अंतिम काव्य रचना मानी जाती है। इस रचना के लिए पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। तो ये भी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे भी याद रख लीजिए। आगे देखते हैं, पंत जी ने लोकायतन नामक संस्थान की स्थापना है जो 1942 में की। चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले कि जो भी हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे देखते हैं इनके कहानी संग्रह। इनके जो कहानी संग्रह 5 कहानियाँ 1936 ईस्वी में प्रकाशित, उसमें पानवाला, उस बार, दंपति, बन्नू और अवगुंठन है। आगे देखते हैं बाल कहानियाँ। यानी पंत जी है जो कुछ बाल कहानियाँ भी लिखे थे, तो उसमें कौन कौन सा आ जाता है उसे भी देख लेते हैं। हंस और राजकुमारी, पिल्लू हाथी, पृथ्वी का क्रोध, आलू और बैंगन सुंदरी, तो इसे भी एक नज़र ज़रूर देख लीजिए। आगे देखते हैं अनुदित रचनाएं। मधुनवाल 1938 ईस्वी में, इसमें विदेशी कहानियों तथा उमर ख़ैयम की रुबाइयों का फारसी से हिंदी अनुवाद है, जिसे कवि ने अपने आर्थिक स्थिति से उभरने के लिए लिखा था। एक इनका संयुक्त संग्रह भी है जो मिल के लिखे थे, उसका नाम है खादी के फूल 1948 ईस्वी में। ये फेमस है तो इसे याद कर लीजिए। उन्हें सुमित्रा नंदन पंत और बच्चन का संयुक्त काव्य संग्रह है। यह हरिवंश राय बच्चन के साथ लिखित है। इसमें गांधी जी की हत्या की शोकाकुल अभिव्यक्ति, रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद एवं राम से संबंधित कविताएं हैं। ये कुछ आलोचना भी लिखे, उसमें से गद्यपद, शिल्प और दर्शन, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन। इसमें जो पंत जी की समीक्षात्मक निबंध संकलित है। एक उपन्यास है, ये फेमस है, इनका एक ही उपन्यास के बारे में चर्चित है, वो है हार 1960 ईस्वी में प्रकाशित, तो इसे याद रख लीजिए। नाटक देखते हैं इनके बारे में, कौन कौन नाटक ये लिखे थे पंत जी। तो इसका जो फेमस है सबसे ज्योत्सना, ये गीति नाट्य है 1934 ईस्वी में, यानी ये भी छायावादी रचना है। दूसरा युग पुरुष, तीसरा छाया, ये दोनों लघु नाटिका है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि ज्योत्सना नाटक आधुनिक हिंदी साहित्य में रहस्यात्मक प्रतीक कल्पना का श्रेष्ठ उदाहरण है। आत्मकथा संस्मरण देखते हैं, एक आत्मकथा भी लिखे थे, वो है 60 वर्ष एक रेखांकन 1963 ईस्वी में। उनके जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविताएं, पदनाटक और निबंध शामिल है। वर्ष 2015 ईस्वी में पंत जी के याद में एक डाक टिकट जारी भी किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियों पर बसे कौसानी गांव में, जहां उनका बचपन बीता था, वहां का उनका घर आज सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका नामक संग्रहालय बन चुका है। इसमें उनके कपड़े, चश्मा, कलम आदि व्यक्तिगत वस्तुएं सुरक्षित रखी गई है। संग्रहालय में उनको मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रशस्ति पत्र, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मिला साहित्य वाचस्पति का प्रशस्ति पत्र भी मौजूद है। साथ ही उनकी रचनाएं लोकायतन, आस्था आदि कविता संग्रह की पांडुलिपियां भी सुरक्षित रखी है। तो ये थे पंत जी के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप सबको पसंद आया हो तो आप सब इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए,
क्योंकि बहुत मेहनत से बनाए तो 1 लाख तो बनता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।